हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्निंग। दिस इज़ प्रिया बर्नवाल और आज हम अपने जून 2020 की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इससे पहले हमने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं जो जून 2020 में आए हुए थे। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जून 2020 में आपके दो शिफ्ट हुए थे और दोनों शिफ्ट के मैं क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पाई। मैं सिर्फ शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आज लाई हूँ अकाउंटिंग के। क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और मैंने बोला है मैं डिटेल में करवाऊंगी, तो डिटेल में करने के लिए आज फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, अप्रिशिएट करना, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी ला पाऊँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करना। उसके बाद तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारा कुछ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज मैचिंग के क्वेश्चन है। लिस्ट 1 बोलता है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशियो एनालिसिस, जेआईटी सिस्टम। जेआईटी सिस्टम इज जस्ट इन टाइम सिस्टम। ये लिस्ट 1 के आइटम्स हैं। लिस्ट 2 में दे रखा है आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, एंड फोर्थ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। यहाँ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ से आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का कौन सा आइटम मैच होगा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, ए का हो जाएगा आपका 4, मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रिलेटेड विद सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एंड रेशियो एनालिसिस इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जस्ट इन टाइम सिस्टम इज रिलेटेड विद कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। अब एक एक करके समझते हैं इन सबको। सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोच के अंदर, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है क्या वो एक्चुअल कॉस्ट से मिलता है, क्या वो मैचेबल है। देखो, दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और दूसरा एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स करा है कि हाँ भाई इतना तो होना चाहिए कॉस्ट, और एक्चुअल जो हमारा निकल कर आता है, फाइनली जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आता है वो एक्चुअल कॉस्ट कहलाता है। फाइनली जो हमारा निकल कर आता है कॉस्ट। ओके, तो अगर कॉस्ट आपका स्टैंडर्ड्स से मैच कर रहा है तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो दूसरे इश्यूज पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि भाई हाँ चलो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट दोनों मैच कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो मैनेजर्स फोकस कर सकते हैं दूसरे इश्यूज पे। लेकिन अगर आपका कॉस्ट मैच नहीं करता स्टैंडर्ड से, एक्चुअल कॉस्ट मैच नहीं करता स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब है मैनेजर्स को फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कॉस्ट पे। सो दिस अप्रोच हेल्प्स मैनेजर्स फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। तो ये जो अप्रोच है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोच, ये हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो दूसरे चीज़ों पे फोकस करना है या कॉस्ट पे फोकस करना है, इम्पॉर्टेंट कौन सा है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस करने में हेल्प कर रहा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये वो लेवल होता है सेल्स का जहां आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होता है, ना आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और ना आप ज़्यादा लॉस हो रहा है आपको, ये वो वाली सिचुएशन होती है। यहाँ आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट जो होता है ना, दैट विल बी इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। ओके, मतलब जितने पैसे लगाए उतना ही रिवेन्यू आ रहा है, तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो गई ना, तो यही कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब
अब यहाँ क्या है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैच करना था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है देखो, तो ये मैंने एक लाइन डाला, ओके, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है यहाँ। कहाँ आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट? यहाँ आ रहा है। ये मेरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस मिल रहे हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है अगर एक्चुअल जो बजट आपका बना है ना सेल का, और एक्चुअल बजट सेल का बना है आपका यहाँ, और ये इतना आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, तो इतना जो आप एक्स्ट्रा जो आप सेल कर पा रहे हो ना, एक्स्ट्रा सेल, ये होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया जो आपने एक्स्ट्रा किया। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और बजटेड सेल्स एंड लेवल ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल जो आपने सेल किया, एक्चुअल सेल किया, और ये आपका ब्रेक इवन सेल हो गया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका JIT। JIT क्या है? जस्ट इन टाइम सिस्टम। ये एक मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है जो किसके द्वारा लाया गया? ये टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग, टोयोटा एक ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की ब्रांड है ये, इसके द्वारा लाया गया। ये क्या बोलता है? जस्ट इन टाइम मेथड बताता है दैट कस्टमर्स को मिनिमम डिलेज के साथ उनकी डिमांड को पूरा करो। मतलब वो जो भी डिमांड करते हैं ना उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करो, बट साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री ना रहे। मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारी इन्वेंट्री लेकर के आ गए सो दैट कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर सकें इजीली, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कस्टमर की डिमांड को भी ध्यान में रखना है, मिनिमम डिलेज में फुलफिल करना है, साथ ही साथ एक्सेस इन्वेंट्री नहीं रखना। जस्ट इन टाइम मतलब जब चाहिए, जब नीड हो तभी यूज़ करो, ओके, तभी इन्वेंट्री रखो। तो ये पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल पे फोकस करके रखता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है वो स्मूथली चल सके, ओके, और डिफेक्टिव पार्ट्स अगर कुछ हैं तो वो भी डिस्कवर की जा सके इजीली। तो इस पे ध्यान देता है जस्ट इन टाइम मेथड। नाउ अब आ जाते हैं हम रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस क्या है? ये क्वांटिटेटिव मेथड है, ये मेजरमेंट कर रहा होता है क्वांटिटी में। दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें हम कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, कंपनी कितनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इन चीज़ों को हम फोकस कर रहे होते हैं, इन चीज़ों पे देख रहे होते हैं रेशियो एनालिसिस में। और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी कर रहे होते हैं, लाइक बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए रेशियो एनालिसिस देख रहे होते हैं हम लोग, कर रहे होते हैं, ओके। तो बस यही थी आपकी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा पार्टनरशिप के बारे में ट्रू है, पार्टनरशिप के लिए कौन सा सही बोल रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है आपका, in the absence of any provision in the partnership deed, only a working partner is entitled to remuneration. Second है आपका, any firm which earns normal profit has no goodwill. Third है, the business of the firm must be carried on by all the partners. Fourth point is, interest on loan given by a partner to the firm shall be paid if there are profits. तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने का ट्राई करो। Now answer for this question will be 2. Second will be the answer. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पता है आपको क्या करना है? मेनली इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। जब प्रॉपर्टीज दी हुई हो ना, पार्टनरशिप की या किसी की भी, जब प्रॉपर्टीज दी हुई और पूछे इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो है ना प्रॉपर्टी, पहले वो फाइंड आउट करो, क्योंकि वो हमारे माइंड में होता है। तो उसको आप साइड कर दोगे तो जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो आप वो फाइंड आउट करो, वो देखो। एक सेकेंड, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो देखो, जब पार्टनरशिप आपका साइलेंट हो ना, पार्टनरशिप डीड जो है आपका वो साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो इन केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपकी इक्वल होती है, ओके। जब कुछ नहीं दिया डीड में तो आप इक्वली बांटोगे, पार्टनर्स इक्वली शेयरिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, और ना ही कोई इंटरेस्ट आप पे चार्ज किया जाता है किसी भी तरह की ड्राइंग्स पे। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ना इंटरेस्ट मिलेगा ना ड्राइंग्स होंगे,
ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मेंशन हो या ना हो पार्टनरशिप डीड में, इन पार्टनर्स लोन पे हमेशा 6% का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब किसी पार्टनर ने अगर लोन पे पैसे दिए हैं कंपनी को, फर्म को, कंपनी नहीं फर्म को, पार्टनरशिप में तो फर्म होती है, तो फर्म को अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा ही, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% का। ओके। हाँ, अब सैलरी की बात करें तो कोई सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जाती भाई यहाँ पे, चाहे वो किसी भी तरह के पार्टनर हो, वर्किंग पार्टनर हो या ना हो, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाती अगर डीड में मेंशन नहीं है तो। अब हम अगर बात करें इंटरेस्ट एंड सैलरी की, तो इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल होती है, विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। ये तभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल लो या सैलरी बोल लो, ये तभी दी जाएगी अगर प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस के केसेस में नहीं दी जाती। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिले, तो देखो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ना हो तो वर्किंग पार्टनर हो या किसी भी तरह के पार्टनर हो, उनको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। ओके, एंड कोई भी फर्म, ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया, यही ट्रू है आपका, क्योंकि थर्ड है बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या बिजनेस सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं? ज़रूरी है नहीं ना, क्योंकि आपको पता है साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टोपेल, ये सभी जो पार्टनर्स होते हैं इनका बिजनेस में वर्क करना, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तभी भी दिया जाए अगर प्रॉफिट है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग अगर आपका मेंशन हो तो वो प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में ऐसा नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में ऐसा नहीं होता। वो चाहे आप प्रॉफिट अर्न करो या ना अर्न करो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% देना ही पड़ेगा। ओके, ये फिक्स होता है। तो इसलिए ट्रू कौन सा हुआ? सेकंड ट्रू हुआ, ये सभी गलत बता रहे हैं। नाउ अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, मतलब किस पे बेस्ड होता है? डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज विद दोज ऑफ पेरेंट कंपनी, डिप्रिसिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइव्स, या फिर डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम सिस्टम। व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड। ओके, थर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। कैसे? क्योंकि आपको पता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या करता है, ये बताता है दैट बिजनेस विल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। बिजनेस की परपेचुअल सक्सेशन होगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है चाहे जो हो जाए बिजनेस हमेशा लास्ट तक चलेगा। हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला हमारा, ये हमेशा लंबे समय तक चलने वाला है, राइट। ये हम सोच के चलते हैं कि भाई चाहे कोरोना आए या स्टेन आए, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, बट बिजनेस हमेशा हमारा एंड तक चलेगा, राइट, इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, दैट अकाउंटिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो तो आपको पता है हम इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं मशीनरी की, है ना, मशीनरी या जिस पे भी आप प्लांट पे कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस पे प्लांट एंड मशीनरी पे उसका एस्टिमेटेड लाइफ अज्यूम करके चल रहे होते हैं, राइट, डेप्रिसिएशन पे। तो भाई ये हम क्यों एस्टिमेटेड लाइफ अज्यूम करके चल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस एंड तक चलेगा। तो जब एस्टिमेटेड लाइफ, फाइनल लाइफ भी हम सोच के चल रहे हैं बिजनेस का, तो भाई इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्योंकि करंट वैल्यू दिया हुआ है और आपका ये फिक्स्ड एसेट है, तो हम आगे तक चलेगा मेरा, ये हम लेकर चल रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। सो आंसर विल बी थर्ड, depreciating fixed assets over their useful lives is the best example of going concern concept. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए सीक्वेंस दिया है। बेसिकली ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बताऊं, इसमें ना आपका बजटरी कंट्रोल आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में। बजटरी कंट्रोल के प्रोसेस को यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, तो आपको सीक्वेंस बताना है, प्रॉपर सीक्वेंस बताना है बजटरी कंट्रोल का। मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, व्हाट विल बी द आंसर। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। हम चलते हैं आंसर पे अब। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड। आंसर क्या है? थर्ड है। थर्ड में क्या बोल रहा है? पहले होना चाहिए आपका डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। की फैक्टर्स ढूंढो, देन फोरकास्ट करो, एंड देन ऑल्टरनेटिव्स, कॉम्बिनेशन के और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखना है, एंड देन हमें कंबाइन करना है सारे फैक्टर्स को, और फाइनली हमारा बजट प्रिपेयर हो जाता है। अब इसको ना मैंने सीक्वेंस में करके यहाँ दे रखा है आपको। आ जाओ इसको समझते हैं थोड़ा। डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, ये आपका बजटरी कंट्रोल का फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। मतलब आप, ये आपका प्रिंसिपल बजट भी कहलाता है। प्रिंसिपल बजट क्यों? क्योंकि यही बेस होता है, इसी पे हम आगे बजटिंग, फाइनल बजटिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें हम कुछ फैक्टर्स, जब भी आप बजटिंग करते हो ना, जब भी कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हो, तो वी यूज टू कंसीडर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन आवर माइंड, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम अज्यूम करके चलते हैं, कंसीडर करके चलना ही होता है। तो वो होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और एक बार ही हमने वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम लगाते हैं प्रिडिक्शन। फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि हमने जो जो फैक्टर्स कंसीडर करे हैं वो किस तरह से काम करने वाले हैं, राइट। तो वो हम प्रिडिक्शंस लगाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें लगेगी और किस तरह से हम काम करेंगे फाइनली। एंड देन जो भी फोरकास्टिंग लगाने के बाद जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स निकल के आते हैं, उन सब ऑल्टरनेटिव्स को कंबाइन करना है और फिर फोरकास्ट करना है कि क्योंकि आपको पता है जब भी हम बजट्स बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उन सबको कंबाइन करो, ऑल्टरनेटिव्स को, एंड देन फैक्टर्स को कंबाइन करो। मतलब सारे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढो, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, एंड देन उनको कंबाइन करना है सारे फैक्टर्स को, और फिर काम शुरू करना है। एंड देन फाइनली हमारा बजट बन के निकलता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, फाइनली हमारा बजट बन जाता है। और इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके हमारा बनता है क्या? फाइनल बजट। तो मैंने अभी दो बजट बताया आपको, एक तो फाइनल बजट और दूसरा बताया मैंने प्रिंसिपल बजट। तो प्रिंसिपल बजट फर्स्ट वाले स्टेप पे ही हम ले लेते हैं क्योंकि वो बेसिस होता है, एंड देन फाइनली हमारा बन के निकलता है फाइनल बजट। ओके, नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल। मटेरियल मतलब कोई भी प्रोडक्ट, ओके, सामान। तो उसकी जो हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं वो किन चीज़ों को कंसीडर करता है? तो ये आपका ऑडिटिंग का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो किन चीज़ों को ये कवर करता है? सो गुड्स इनवर्ड प्रोसीड्यूर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज मटेरियल ट्रांसफर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। किन चीज़ों को ये फोकस करता है? किन चीज़ों को कॉस्ट ऑडिट जब हम कर रहे होते हैं ना मटेरियल की, तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं? तो ये ना ये वाली क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो कॉस्ट ऑडिट, फिर भी आप लगा सकते हो इस पे। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझ करके, थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करो। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट। आंसर क्या है? फर्स्ट, ए एंड डी ओनली। जब भी हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे होते हैं ना मटेरियल की, तो हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? गुड्स इनवर्ड प्रोसेस क्या होगा, गुड्स को हम जब परचेज कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या हुआ है, ओके, कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की गई हैं। अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, स्क्रैप वेस्टेज मटेरियल अगर ट्रांसफ़र हुआ है या वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो क्यों हुआ है, उसके वाउचर्स, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने होते हैं जब आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे होते हो।
आ जाओ, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। हाँ, जब आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे होते हो ना, कॉस्ट ऑडिट के टाइम कौन सी चीज़ें ऑडिटिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑडिटर जो होता है वो मटेरियल की ऑडिटिंग के टाइम पे कौन सी चीज़ें कंसीडर करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मटेरियल के लेजर चेक करने हैं। आपको पता है लेजर अकाउंट बनता है आफ्टर जर्नल एंट्री, तो वो मटेरियल के लेजर चेक करने हैं और देखना है भाई रिसिप्ट कब हुआ है, इशू कब हुआ है मटेरियल, है ना, वो देखना है। सेकेंड इज ऑल पेमेंट्स रिलेटेड टू मटेरियल मस्ट बी वाउच्ड, सबके वाउचर्स चेक करो, जितने मटेरियल हैं सबके वाउचर्स चेक करने हैं। कब परचेज किया गया है मटेरियल, रिसिप्ट, वेस्टेज, अगर कुछ रिटर्न भी किया गया हो मटेरियल तो वो भी हमें कंसीडर करने हैं, वो भी कॉस्ट ऑडिटर को देखने होते हैं। कॉस्ट ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि डिफेक्टिव आइटम्स अगर हैं या आउटडेटेड मटेरियल है तो उसकी एंट्री हुई है या नहीं। ओके, एंड कॉस्ट ऑडिटर को he should also see whether cost calculation regarding the output is made after due note of defective material, अगर defective material है तो उसकी एंट्री हुई है या नहीं, क्योंकि एवरीथिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं मटेरियल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें यहाँ मेंशन होनी चाहिए। ओके, सो और तो और कॉस्ट ऑडिटर को इशू प्राइस देखना होता है कि कहीं इशू प्राइस प्रिस्क्राइब्ड लेवल से ज़्यादा तो नहीं लिख रखा, क्योंकि भाई चालाकी तो करते हैं ये लोग, तो इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं, तो ये देखना होता है कॉस्ट ऑडिटर को कि कहीं इशू प्राइस जितने में इशू हुआ है मटेरियल वो कहीं ज़्यादा तो नहीं लिख रखा, प्रिस्क्राइब्ड कम है लेकिन इशू ज़्यादा तो नहीं कर रखा, तो ये देखना होता है। उसे ये भी देखना होता है कि परचेज की प्रोसेस क्या हुई है, परचेज एंड इशू जो किया गया है मटेरियल को उसकी प्रोसेस क्या रही है। ओके, एंड कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुई, थेफ्ट ऑफ मटेरियल तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसकी भी वहाँ पे मेंशन उसे भी करके रखा है या नहीं, ये चीज़ें देखनी होती है कॉस्ट ऑडिटर को वाइल ऑडिटिंग द मटेरियल, जब भी वो मटेरियल को ऑडिट कर रहा होता है ये चीज़ें उसे देखनी होती है। ओके, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। हाँ, इतनी ही क्वेश्चंस आई थी फर्स्ट शिफ्ट में, अब मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, या आप कोई और यूनिट पे क्वेश्चंस चाहते हो जून 2020 के मैं लेकर आऊँ तो वो भी यूनिट कमेंट कर देना एक बारी। ओके, और मैंने बिजनेस फाइनेंस आपको कंप्लीट करवा दिया है, इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करवा दिया है पेपर 2 कॉमर्स में, और आप चाहो तो पेपर 1 के भी टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सभी के प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखो। और चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और मेरी टेलीग्राम चैनल है टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग, ये ज़रूर से ज्वाइन करना। इसके बाद एक कॉमर्स का चैनल भी है, ओके, तो नेट JRF कॉमर्स करके, तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन करना, जिससे आपको डेली बेसिस पे MCQs मिलते रहें। इस पर मैं MCQs प्रोवाइड करती हूँ डेली बेसिस पे, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर से फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सब पे भी ज़रूर से फॉलो करें, सो दैट UGC नेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, और अगर आपको मेरा फुल कोर्स लेना हो कॉमर्स का तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 8092506481 पे, और एक नंबर अगर आप मुझे कॉल करना चाहो तो 7479639703 पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। इस पर मैं फुल कवरेज करवा रही हूँ कॉमर्स का, टोटल सारी यूनिट्स करवा रही हूँ, काफ़ी यूनिट्स हमारी हो भी गई हैं, तो चैनल के साथ बने रहें, ऐसे ही स्टडी करें, अच्छे से एग्ज़ाम जल्दी से क्वालिफाई करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।